एलिमेंट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मेटल या धातु। किसे कहा जाता है? मेटल कोई भी ऐसा तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? धातु या मेटल। ठीक, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि कोई तत्व है वो अपने परमाणु में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, उसको क्या कहा जाएगा? धातु। और वो क्या बना लेगा? धनायन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं उसके? सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक, अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। क्या होंगे इनके भौतिक गुण? कि जो धातुएं होती है वो चमकदार होती है, कठोर होती है, इनका गलनांक कैसा होता है? बहुत ज्यादा होता है। धातुओं को पीट पीट कर इनको पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, मतलब ये मैलिएबल होती है। ठीक, सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा मैलिएबल कौन होती है, इसको हम बोलते हैं आघात वर्ध्यता। धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में बदलना आघात वर्ध्यता कहलाता है। और ये जो गुण है उसको हम क्या बोलेंगे? आघात वर्ध्यता। और इन धातुओं को आघात वर्ध्य धातु कहा जाता है। तो यदि कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा आघात वर्ध्य धातु कौन सी है, सोना और चांदी। सोना और चांदी को पीट पीट कर इनकी कागज से भी पतली परत बनाई जा सकती, कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। ठीक, ऊष्मा और विद्युत की क्या होंगी? सुचालक होंगी, मतलब क्या होंगी? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब इसके अलावा यदि इनको खींचा जाए, धातुओं को खींचा जाए तो इनको खींचकर एक लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है। इस गुण को हम तन्यता कहते हैं या डक्टिलिटी बोलते हैं। और ये जो धातुएं होंगी इनको क्या बोलेंगे? तन्य या डक्टाइल। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? वही सोना चांदी। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार तक बनाया जा सकता है। ठीक, ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक कौन होंगे? चांदी, कॉपर। ये ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती है। तो ये तो था हमारा धातु। अब हम बात करते हैं अधातु की। अधातु या नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने परमाणु में से इलेक्ट्रॉन त्यागने की बजाय ग्रहण कर लेते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और कैसे हो जाते हैं? ऋणावेशित हो जाते हैं, मतलब उन पर कौन सा आवेश आ जाता है? नेगेटिव। ऋणावेशित हो जाते हैं मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? अधातु। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? हमारे अधातु। अब ये बात कई बार भूल जाते हैं कि किस पर पॉजिटिव चार्ज है, किस पर नेगेटिव चार्ज। तो जो मेटल होती है ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है। डोनेट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो नॉन मेटल होगी ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे और नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, तो अब ये यहां पे कंफ्यूजन हो जाती है कि कब कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जैसे हमने कई बार सुना होता है, जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, जो लोग जो ब्याज पे पैसा देते हैं, जिनको साहूकार भी बोला जाता है, तो उनको धनी बोला जाता है।
धनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सक्षम है कि वो दे रहे हैं। देने वाला कौन हो गया? धनी। और जो ले रहा है, जो ऋण लेता है, बैंक से ऋण लेते हैं, तो वो कौन होते हैं? ऋणी। मतलब वो ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो देगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो दे देगा, त्याग देगा, उसको हम धनी बोलेंगे। धनी बोलेंगे मतलब उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? धन चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। और जो ले लेगा मीन्स वो क्या हो गया? ऋणी हो गया। उस पर कौन सा चार्ज आ गया? ऋण चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं नॉन मेटल के, जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सारे जो है ठोस अवस्था में होंगे या गैस अवस्था में होंगे। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में मिलती है, तो वो है ब्रोमीन। अब इसके बाद हम आते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो तो सीधी बात है कि धातुओं जैसी तो होंगी ही नहीं। अब हम बात करते हैं उपधातु। तो उपधातु किसे कहते हैं? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड या उपधातु, तो वे तत्व जो धातु और धातु दोनों के गुणों से समानता रखते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? उपधातु। इसलिए उनको उपधातु मतलब बीच में रखा गया क्योंकि धातु जैसे भी गुण है उनके और अधातु जैसे भी है। जैसे कि सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, एंटीमनी हुआ, ये सब कैसे है? उपधातु। इनकी प्रॉपर्टी दोनों के जैसी होती है। ये अर्धचालक होते हैं, मींस इनमें कंडक्टिविटी तो होती है लेकिन कैसी होती है? बहुत कम, पूरी तरह से ये चालन नहीं कर पाते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अर्धचालक। ठीक, अब बात आती है, यहां पर ही खत्म हो गया एलिमेंट का क्लासिफिकेशन। अब कंपाउंड को बांटा गया था, कंपाउंड, इसको डिवाइड किया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक, और ये होंगे अकार्बनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा और ये लिविंग सोर्स होता है। इनका सोर्स कैसा होता है? लिविंग सोर्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स हुए, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे CH4, ये क्या है? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एल्केन है। यदि इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके और वहां पर Cl जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव किया तो 3 हो गए और एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक जगह खाली है तो वहां पर हमने क्या ऐड कर दिया? Cl को। तो ये क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड। तो ये क्या है? डेरिवेटिव, इसको बोलेंगे व्युत्पन्न। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ गए। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होता है, उपस्थित नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक। जैसे अब जैसे NaCl है तो इसमें तो कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये तो ऑर्गेनिक होगा ही नहीं। यहाँ पर कार्बन तो है पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट है तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन है पर कार्बन नहीं, तो ये भी क्या है? इनऑर्गेनिक। क्लियर हो गई बात?